So good morning to all. If you have any question, you can put it in chat box. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में टाइप कर कर भेज सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो मेरे साथ में। जब तक कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा, आई विल रिप्लाई। ठीक है। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, बीच में माइंड में कोई क्वेश्चन आए, दिमाग में कोई प्रश्न आए, आप मुझे चैट बॉक्स में भेज देना, आई विल आंसर। तो फ्रॉम yesterday we started chapter number 2 in political science, and yesterday we studied the first part of the chapter. As I said earlier, if you see, this chapter is divided into 2 parts. अगर आप देखोगे तो यह चैप्टर 2 हिस्सों में मिलता है। पहला हिस्सा में साउथ अफ्रीका और वहां सत्ता का परिवर्तन और कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण है। तो दूसरे हिस्से में हिंदुस्तान का संविधान निर्माण, उसकी बात की गई है। तो कल का जो अध्ययन हुआ, कल का जो पठन पाठन हुआ इस चैप्टर का, उसमें हम लोग साउथ अफ्रीका वाले हिस्से को देखें। हमने नेल्सन मंडेला का स्पीचेस के अंश को पढ़ा। हम लोगों ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के विषय में जाना। हम लोगों ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के विषय में जाना। हम लोगों ने कुछ टर्म्स को देखा, जैसे अपार्थाइड, ट्रेजन, सेग्रीगेशन। और फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स का रूल आता है, वे नया संविधान बनाते हैं। और बी आर अम्बेडकर, सॉरी, नेल्सन मंडेला जो है, वे कहते हैं कि काफी अनोखा संविधान है, हम सब मिल करके रहने का निर्णय करते हैं, चाहे वह ब्लैक हो, व्हाइट हो या फिर कलर्ड पीपल हो। अब हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं पेजेस को टर्न कर रहा हूं। It will appear on your screen the pages which I am forwarding. Now, this is the point from where we have to move. And the point is 2.2. Why do we need a constitution? Why do we need a constitution? संविधान की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, संविधान की आवश्यकता क्यों है? तो मैंने कल बताया कि आप 8 क्लास की किताब देखोगे, उसमें पहला जो चैप्टर देखोगे सिविक्स वाले हिस्से का, ठीक है, सिविक्स वाले हिस्से का, या फिर पॉलिटिकल साइंस बोल लो। ठीक है, मेरे ख्याल से ये लेसन नंबर 17 या 18 या 16 था शायद, क्लास 8 वाले बुक में। नाम है आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहां नहीं तो कम से कम 10 पॉइंट्स
दिए हुए हैं, 10 पॉइंट्स के करीब दिए हुए हैं, वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ इस किताब में इन स्टैंडर्ड 9 ओनली 4 पॉइंट्स आर गिवन हियर, और ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है? अ कॉन्स्टिट्यूशन डज मेनी थिंग्स। संविधान जो है उसके बहुत सारा कार्य है, बहुत से दायित्व हैं संविधान पर। ठीक है, और उन कार्यों के चलते, उन फंक्शंस के चलते संविधान की जरूरत है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिया हुआ। नंबर 1, it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together। सबसे पहला महत्वपूर्ण काम, अलग अलग लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग, भाषा के लोग, डिफरेंसेस वाले लोग एक साथ रह सकें, इसमें संविधान ट्रस्ट पैदा करता है, एक दूसरे में विश्वास पैदा करता है। ठीक है, तो अलग अलग लोग हैविंग मेनी डिफरेंसेस, वो साथ रह पाते हैं, एक विश्वास के साथ रहते हैं, और यह विश्वास बनाने का काम संविधान करता है, संविधान करता है। ठीक है, एग्जाम्पल, आप अमेरिका की बात कीजिए, आप हिंदुस्तान की बात कीजिए, दोनों ही जगह लोकतंत्र है, दोनों ही जगह संविधान है। चाहे अमेरिका की बात करिए, ठीक है, तो जो संख्या में कम है, ठीक है, जिनकी सॉरी, तो जिनकी संख्या कम है वह भी एक विश्वास के साथ उस जगह पे रह सकते हैं। उदाहरण स्वरूप बहुत सारे भारतीय अमेरिका में हैं। ठीक है, और वे जो बहुत समय से हैं, वहाँ की नागरिकता ले लिए हैं, या फिर जो वो वहाँ कुछ समय के लिए भी गए हैं, वे जानते हैं कि उनको क्या क्या राइट्स वहाँ पर है, क्या क्या अधिकार उनको है संविधान के द्वारा वहाँ के। तो वे जो अधिकारों का वर्णन वहाँ है, जो सरकारों के फंक्शंस वर्णन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एक ट्रस्ट पैदा करता है, विश्वास पैदा करता है। मैंने अमेरिका के संदर्भ में बताया, आप इंडिया के संदर्भ में भी उसे ले लें। जो भारत के नागरिक हैं, जो नागरिक नहीं भी हैं, जो नागरिक हैं उनके अधिकार ज्यादा हैं एक नागरिक के रूप में। जो नागरिक नहीं भी है, कोई विदेश से यहाँ ट्रेवल करने आया है, ठीक है, लेकिन जो यहाँ की कानून व्यवस्था है संविधान के अनुसार, उसमें लोगों का विश्वास रहता है कि हाँ, हिंदुस्तान में मेरे साथ बुरा कानूनी दृष्टि से नहीं होगा, संवैधानिक दृष्टि से नहीं होगा। एक्सेप्शन तो कहीं भी होता है। ठीक है, चोरी इंग्लैंड में भी हो सकती है आपके सामान की, अमेरिका में भी हो सकती है, ठीक है, हमारे यहाँ भी हो सकती है। आप इंग्लैंड घूमने जाएं, अमेरिका घूमने जाएं, या हिंदुस्तान में कोई बाहर से आए, या हम ही किसी दूसरे हिस्से में जाएं, कोई ऐसा मिल सकता है जो बदतमीजी करे। ठीक है, पर जो कानून है, जो संविधान है, और जो संवैधानिक ढांचाएं हैं, वह विश्वास पैदा करती हैं कि हमारे साथ बुरा संवैधानिक दृष्टि से नहीं होगा, और अगर कहीं कुछ बुरा हुआ एक्सेप्शन, तो वहां की जो प्रशासन है वो हमारा साथ देगी। ठीक है, तो डिग्री ऑफ ट्रस्ट, विश्वास पैदा करता है, बनाता है संविधान। एक और बात, अगला जो पॉइंट है, इट स्पेसिफाई हाउ गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट। जो संविधान है वह स्पेसिफाई करता है कि सरकार कैसे बनेगा और कौन कैसे क्या डिसीजन लेगा। अब जो यह पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, इसमें 2 पॉइंट बनाया जा सकता है। पहला पॉइंट,
सरकार का निर्माण कैसे होगा, दूसरा पॉइंट किसके पास क्या पावर होगा डिसीजन का, यह संविधान में तय होता है। जैसे हमारे देश का संविधान में तय है प्रधानमंत्री का चुनाव कौन कराएगा, चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, कौन प्रधानमंत्री बन सकता है और प्रधानमंत्री के कार्य क्या होंगे। सिमिलरली दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली क्लियर इन अमेरिका, इन ब्रिटेन, इन अदर कंट्री वेयर देयर इज डेमोक्रेसी देयर इज कॉन्स्टिट्यूशन। पॉइंट नंबर 3, तो ध्यान रखना पॉइंट नंबर 2 को हम 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं अगर 5 नंबर के क्वेश्चन आ गए तो। पॉइंट नंबर 3, इट लेस डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट ऑफ सिटीजन्स आर। अब इसको भी हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, इस पॉइंट को भी। पहला हिस्सा है कि गवर्नमेंट को पावर को लिमिट करता है, बात सही है, ठीक है, गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी केंद्र की सरकार कानून बना सकती है देश के लिए, तो लिमिटेशन क्या है कि उसे पार्लियामेंट में पास कराना होगा। एक और लिमिटेशन है कि वह बेसिक को छेड़छाड़ नहीं करे हमारे संविधान का, अदरवाइज कोर्ट में उसे चैलेंज किया जा सकता है। जो दूसरा पॉइंट इसमें है कि लोग अपने अधिकारों से अवेयर होते हैं, ठीक है, या लोगों के पास अधिकार होता है, बात सही है। अब हमारा ही संविधान देखो, वी हैव मेनी फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज वी हैव मेनी लीगल राइट्स, मॉरल राइट्स। नाउ पॉइंट नंबर 4, तो ये हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम करता है, और काम के आधार पर ही तो किसी की जरूरत तय होती है। नंबर 4, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। जो संविधान है वह यह भी बताता है कि लोग क्या उम्मीद रखते हैं, जहां वह कॉन्स्टिट्यूशन है, एक अच्छे समाज बनाने के लिए, एक बेहतर समाज बनाने के लिए लोग क्या उम्मीद रखते हैं, ठीक है। तो these are the functions or these are the purposes for which we need constitution, ठीक है, ये वो काम है, ये है, इसके चलते हमको कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है। तो यह उत्तर हुआ उस पॉइंट का जो कहता है या पूछता है व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। और हर एक लोकतांत्रिक देश में संविधान है, चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, ठीक है। हाँ, उसमें बातें अलग अलग है, कोई दो राय नहीं है। अमेरिका का संविधान 100% इंडिया के संविधान की तरह नहीं है, सिमिलरली ब्रिटेन की तरह नहीं है। अच्छा, ब्रिटेन में एक और बात है कि ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज नॉट रिटेन, ठीक है। हिंदुस्तान का संविधान लिखित है, रिटेन है। अगला जो हेडिंग है 2.3 बोलता है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब बात तय हो गई कि हिंदुस्तान को आजादी दे दी जाएगी, अंग्रेजों के द्वारा जब यह तय कर लिया गया कि दे आर गोइंग टू गिव फ्रीडम टू इंडियंस, तब उस समय जरूरत पड़ी कि आजाद हिंदुस्तान के लिए एक अपना संविधान होना चाहिए। तो वैसे में संविधान बनाने के विषय में सोचा गया और तैयारी की गई, आगे कदम उठाए गए, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। उससे पहले पैराग्राफ यह बता रहा है कि इंडिया का संविधान बनाना भी आसान काम नहीं था, ठीक है। साउथ अफ्रीका का संविधान बनाना आसान नहीं था, क्यों? जो अत्याचार कर रहे थे, जिन पर अत्याचार हो रहा था, दोनों मिल करके रहने वाले थे। हिंदुस्तान का केस में भी संविधान बनाना आसान नहीं था, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस थे।
हिंदुस्तान का संविधान, आजाद हिंदुस्तान के लिए संविधान बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना आसान नहीं था, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस थे। और एक और बड़ी समस्या जो सामने थी, 10 लाख के करीब लोग इधर से उधर पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, माइग्रेट किए, because of the division of India by the Britishers on the basis of religion। और जो हिंसा हो रही थी, तो वैसे में लाखों लोगों ने निर्णय लिया कि वो पाकिस्तान जाएंगे हिंदुस्तान से। सिमिलरली लाखों लोगों ने पाकिस्तान वाला एरिया छोड़ करके हिंदुस्तान आने का निर्णय लिया। इन सारे चैलेंजेस के बीच में संविधान का निर्माण करना था, जो सबके विषय में सोचे, सारे डिफरेंसेस को एड्रेस करते हुए अकोमोडेट करे। आगे बढ़ते हैं। तो जो बातें मैंने बोला वो यहाँ लिखा हुआ है, पहला पैराग्राफ में और दूसरा पैराग्राफ में। ठीक है। सो द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट एन इजी टास्क। द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। हमारा संविधान बनाने में एक सहूलियत यह थी नेताओं के पास। ठीक है। while making Indian constitution, the Indian leaders had an advantage also, and that is those leaders were talking at different stages, at different occasion, how the Indian constitution should be। तो एक एडवांटेज था हमारे भारतीय नेताओं के पास कि आजादी का जो संघर्ष हम कर रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध, उस संघर्ष के दौरान कई मौके ऐसे हुए जब हमारे नेताओं ने बात किया, कुछ पॉइंट्स नोट किए, कुछ विचारों को सामने रखा कि आजाद होने पर हमारे देश का संविधान कैसा होना चाहिए। ठीक है। वैसे ही कुछ टाइम को यहाँ इस चैप्टर में भी एड्रेस किया है। वैसा एक टाइम देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1928। 1928 अंडरलाइन कर लीजिएगा। 1928 में मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन है? तो मोतीलाल नेहरू जो नाम यहाँ जिक्र है, वे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। ठीक है। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू और दूसरे और 8 कांग्रेस के लीडर्स ने एक संविधान बनाया था। ठीक है। 1928 में, इसके पहले भी कुछ कुछ काम हुए हैं। ठीक है। In 1931, the resolution at Karachi session of Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like। 1931 में जो कांग्रेस की मीटिंग हुई, उसमें भी इन बातों पर चर्चा हुई कि भारत आजाद हिंदुस्तान का संविधान कैसा होना चाहिए। बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वेर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दोनों ही अवसर की बात करें, चाहे 1928 की बात करें, चाहे 1931 की बात करें, दोनों ही अवसरों पर, दोनों ही में एक कॉमन बात थी कि आजाद हिंदुस्तान में, ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। मतलब कि एक उम्र होगी, एक उम्र की सीमा होगी, उस उम्र की सीमा और नेशनलाइजेशन का क्राइटेरिया पूरा करने वाले सबको राइट टू वोट मिलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी जात के हों, किसी भी एरिया के हों। ठीक है। फिर उसमें यह भी तय था राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी, कि सब लोग को राइट होगा फ्रीडम का, इक्वलिटी का, एंड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और जो माइनॉरिटीज होंगे, जिनकी संख्या कम होगी, और यहाँ जो माइनॉरिटीज का जिक्र होता है अक्सर धर्म के आधार पर लिया जाता है, कि धर्म के आधार पर जिनकी संख्या कम होगी उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। ठीक है। क्योंकि अक्सर यह देखा गया है समस्याएं बहुसंख्यक के द्वारा। ठीक है। कि जो बहुसंख्यक समाज है, ठीक है, अधिक बहुत सारे देशों में देखा गया है कि कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं
कि जो संख्या में कम है, ठीक है, उनको डिसएडवांटेज हो जाता है। तो ऐसा कोई बात नहीं हो, ठीक है, इसकी व्यवस्था संविधान में की जाएगी। तो हमारे संविधान में पूरी व्यवस्था है, हर कुछ के लिए है, ठीक है, कानून बने हुए हैं। अगर कोई ऐसा करता है या कोई समूह ऐसा करता है तो दंडनीय अपराध है, और अकॉर्डिंग टू द मेरिट ऑफ केस लोगों को सजा मिलती भी है। ठीक है, कभी कभी देर हो जाती है, ठीक है, पैरवी होने से, राजनीति होने से, पर आप देखोगे तो सजा मिलती है। ये मेरा अपना अनुभव है। Thus, some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate to the Constitution. अब देखो यहाँ एक टर्म आया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका डेफिनेशन पीछे की ओर दिया गया है, हम पीडीएफ भेजेंगे, उसमें भी रहेगा, यहाँ भी समझ लीजिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, असेंबली मतलब सभा, लोगों का समूह जो इकट्ठा हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वैसी असेंबली होती है जो कहीं का संविधान बनाने के लिए बनी हो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोज असेंबली या फिर इज दैट असेंबली विच असेंबल टू प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया लिख देंगे, या हम अपने देश में केवल बात करेंगे संविधान सभा की, तो इसका मतलब संविधान सभा भारत की। ठीक है, हम अगर बोलेंगे संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो इसका मतलब भारत का संविधान सभा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, अमेरिकन अगर कोई बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बना, इसका मतलब वो अमेरिका के संदर्भ में पूछ रहा है। हम जब अमेरिका के संदर्भ में पूछते हैं या बोलते हैं तो हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ अमेरिका, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लिए। ठीक है, दूसरे देश के लिए बात करेंगे तो उस देश का नाम लगा देंगे, अपने देश का बात करेंगे तो केवल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वह सभा होती है लोगों का, नेताओं का, जो इकट्ठा होते हैं संविधान निर्माण करने के लिए। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जिक्र फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी हुआ था। थर्ड स्टेट वाले जो है जा करके टेनिस कोर्ट में बैठ गए थे, निर्णय लिया था, संकल्प लिया था कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक फ्रांस के लिए एक संविधान बना दें। तो जो नेशनल असेंबली बैठी थी थर्ड स्टेट वाली, वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी फ्रांस के लिए उस समय में, उस दौर में। तो वापस आते हैं भारत के केस में। तो भारत में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसमें जो लीडर्स थे वो बहुत सारी बातें तो पहले से तय थी कि हम लोगों को ये चीज अपना लेना है भारत के संविधान में। एक और बात कि जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने अंग्रेजों के साथ काम करके भी अनुभव लिया, काम करके भी अनुभव लिया, उन्होंने इनकार नहीं किया। अंग्रेजों ने जब जो काम करने का छूट दिया कि हाँ हिंदुस्तानी इस जॉब को कर सकते हैं, हिंदुस्तानियों ने उसका फायदा उठाया, अनुभव लिया अंग्रेजों के रूल में भी काम करके। अब एक एग्जांपल देखो, 1937 1937 में जो लेजिस्लेचर बनी या लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, वहां हमारे लीडर्स ने काम करके एक्सपीरियंस गेन किया। ठीक है, उन्होंने तो विरोध किया क्योंकि ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली सब थी, उनको ज्यादा पावर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी, उन कम शक्तियों के बावजूद इन लोगों ने वहां काम किया, अनुभव गेन किया, एक्सपीरियंस कह रहे, ये वाला काम नहीं कर पाए क्योंकि ये पावर नहीं था। तो जब अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठा, कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा, तो सलाह उधर से आई कि हाँ ये काम करना चाहिए, ये प्रोविजन रखनी चाहिए। ठीक है, एक और बात हो रही है, और वह बात होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देख लो, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक बात की जाती है, क्वेश्चन आता है, ठीक है,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, इज और हैव सम शैडो, ठीक है, ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में बोले तो ऐसा बोला जाता है कि जो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसकी छाया पड़ी हमारे संविधान पर, ठीक है, हमारे संविधान पर उसकी छाया पड़ी है, ठीक है। तो ऐसा कहने के पीछे मकसद ये है कि जो हमारा संविधान बना, ठीक है, 1926 नवंबर 1949 में जो भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, उसमें बहुत सी ऐसी बातें थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार ही थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की कुछ या बहुत सारी बातों को इसलिए अपना लिया गया क्योंकि वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में थे, इसीलिए क्योंकि हिंदुस्तानियों ने डिमांड किया था, हिंदुस्तानियों ने सजेस्ट किया था। इसलिए जब भारत का अपना संविधान निर्माण करने की बात आई तो उन नेताओं को वो अनुभव था कि अरे वो चीज तो हम लोग वहां रखे थे, उसको यहाँ अपना लेते हैं, सहमति बनी और उन बातों को, उन पॉइंट्स को अपना लिया गया, अपना लिया गया। तो जल्दी से आगे देखो आप लोग, आपके पास बुक्स होंगे, आप जल्दी से आगे देख करके रखो, 1 मिनट के बाद फिर मैं शुरू करता हूं आगे का पैराग्राफ। नाउ आगे बढ़ते हैं। Now, next paragraph. Years of thinking and deliberation on framework of the Constitution had another benefit. Our leaders gained confidence to learn from other countries, but on our own terms. तो देखो, आजादी की संघर्ष के दौरान केवल अंग्रेजों को भगाने का काम ही नहीं हो रहा था, बल्कि बहुत से दूसरे कार्य हो रहे थे। पढ़ने लिखने वाले जो लीडर्स थे, वे दुनिया के दूसरे देशों के माहौल को देख रहे थे, वहाँ के संविधान को देख रहे थे, परख रहे थे कि हिंदुस्तान के संदर्भ में, इंडियन एटमॉस्फेयर में, ठीक है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन में हम किन किन बातों को अपना सकते हैं, ठीक है। मेनी ऑफ आवर लीडर्स वेर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हमारे बहुत सारे जो लीडर्स थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पॉइंट से सहमत थे, ठीक है, या फिर ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट्री व्यवस्था थी, या फिर यूएस का, अमेरिका का बिल्स ऑफ राइट्स था, वगैरह वगैरह वगैरह, रसिया का सोशलिज्म था, ठीक है। इन बातों से हमारे अलग अलग लीडर इंस्पायर हो रहे थे और यह देख रहे थे, समझ रहे थे कि इंडियन कंटेस्ट में हम किन किन बातों को अपना सकते हैं, कहाँ कहाँ के संविधान से। आगे पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। आगे एक सेंटेंस अंडरलाइन कर रहा हूं, आप देखिएगा, पेज नंबर 24 है। अकॉर्डिंग टू द पीडीएफ आपके किताब में भी पेज नंबर 24 होना चाहिए, नई बुक होगी तब, अदरवाइज कुछ आगे पीछे हो सकता है। तो आगे सेंटेंस है, अंडरलाइन कर रहा हूं। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं, वो डॉक्यूमेंट होता है, नियम कानून होता है, उसको ड्राफ्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहलाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की परिभाषा मैंने पहले भी समझाई, एक बार फिर से समझाता हूं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वह सभा होती है, सभा लोगों का समूह, ठीक है। तो यहाँ होगा लीडर्स के समूह होते हैं वैसे, ठीक है, जो संविधान बनाने के लिए इकट्ठा हुए हों। आगे नेक्स्ट है, इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर हेल्ड इन जुलाई 1946। भारत का संविधान बनाने के लिए जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव हुआ। उस समय भारत बटा नहीं था, तो पूरा हिंदुस्तान से चुनाव हुआ, ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तान एरिया वाले थे वे हिस्सा नहीं लिए। पहला मीटिंग हुआ दिसंबर 1946 में, और दिसंबर 1946 तक यह क्लियर हो चला था, ठीक है, कि हिंदुस्तान का बंटवारा होगा, चीजें काफी क्लियर हो चुकी थी, ठीक है। जैसे ही देश का बंटवारा हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी डिवाइड हो गया। जो पाकिस्तान एरिया वाले जो सदस्य थे वे पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य हो गए विथ सम चेंजेस, और जो बाकी मेंबर्स बचे वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य हो गए विथ वेरी लिटिल चेंजेस, ठीक है। एक दो कुछ लीडर्स की तब्दीली हुई, ठीक है, बाकी लीडर्स सेम ही रहे, ठीक है। तो मुख्य रूप से चुनाव वही हुआ जुलाई 1946 में। जो पाकिस्तान एरिया में एकदम पढ़ने वाले थे और पाकिस्तान चले गए, वे पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य हो गए, ठीक है। कुछ ऐसे मेंबर थे जो पाकिस्तान वाले एरिया में चले गए, पर ठीक है, कुछ ऐसे मेंबर थे जो जिनका चुना हुआ जगह पाकिस्तान वाला एरिया में चला गया, पर वो इंडिया में रहे, ठीक है, वो भारत में रहे, ठीक है। उनकी सदस्यता तो चली गई, पर उसमें से कुछ चुन करके अलग जगहों से आए भी, अगर कोई जगह खाली हुआ तो। एक ऐसा ही केस आता है B.R. अम्बेडकर का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो सदस्य हुए, पर शुरुआत में जहां से वो सदस्य हुए वह एरिया, ठीक है, चला गया पाकिस्तान में, ठीक है। बांग्लादेश जो बन गया, उस अभी के डेट में बांग्लादेश जब बना तो वो पूर्वी पाकिस्तान था, पाकिस्तान का ही हिस्सा था। बाद में B.R. अम्बेडकर फिर दूसरे जगह से आते हैं। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शन छोड़ करके जो लीडर्स जुलाई 1946 में चुना कराए वो अपने उसी जगह से सदस्य बने रहे, ठीक है। तो जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव होता है। पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, फिर दूसरी 11 तारीख को होती है, फिर अनेक समयों पर होती है, अलग अलग समय दिनों पर। तो हमारा संविधान लिखा गया और 299 मेंबर्स हुए। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर, ये आप जानते ही हो, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हो गया, लीडर्स ने सिग्नेचर कर दिए, और इस तरह से कहा जाता है कि अपना लिया गया। संविधान को नेताओं ने सिग्नेचर किया, संविधान अडॉप्ट कर लिया गया, अपना लिया गया कि हाँ ये संविधान देश में लागू होगा। लागू कब हुआ? 2 महीने के बाद, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, ठीक है। और इस डेट को हम हर साल रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। कारण दो, केवल हम इतना ही बोलकर रुक जाते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान अपनाया गया, ठीक है, बात केवल इतनी नहीं है। आंसर पूरा ये है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान अपनाया गया। उस संविधान के अनुसार भारत गणतंत्र हुआ। गणतंत्र कहने का मतलब, रिपब्लिक कहने का मतलब कि भारत का जो फर्स्ट नागरिक होगा, फर्स्ट सिटीजन होगा, वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुने हुआ पोस्ट होगा, ठीक है। तो कोई भी देश जहां उसका सर्वोच्च पद पर कोई व्यक्ति चुन करके पाता हो,
तो उसे हम गणतंत्र बोलते हैं, रिपब्लिक बोलते हैं। जहाँ रिपब्लिक है वहाँ डेमोक्रेसी जरूर है, और जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ रिपब्लिक हो कोई जरूरी नहीं है। एक बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रिटेन। ब्रिटेन में सरकार तो चुनी जाती है, पर जो हेड होते हैं, ठीक है, वो वहाँ के राजा या रानी होते हैं, जो वंशानुगत होते हैं, वे चुने नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गेट द पोस्ट बाय इलेक्शन। तो आज की पढ़ाई यहीं तक, आगे हम लोग फिर बढ़ेंगे जब मौका मिलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू बी विथ मी। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।